नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी के राजनीतिक जीवन की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सामने है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव है और उनको बोलना होगा। पहली चुनौती तो आप जानते हैं 2002 जो गुजरात में जो कुछ भी हुआ था, उसको लेके थी। उसमें भले निकल आए हों, लेकिन जो घाव था, उसके जो दाग हैं, वो आज भी हैं। और हकीकत ये है कि जब वाजपेयी जी ने कहा था कि मोदी जी राजधर्म निभाइए, तो वो संकट सबसे बड़ा था। लेकिन ये जो संकट नया आया है मोदी जी का, संसद में बोलना, उसमें आप चाहे कुछ भी बोले, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ कुछ भी बोले, आप उसमें हारेंगे। नैतिक रूप से, परसेप्शन के रूप से आपको उसमें हारना ही होगा। उसके हम कारण आपको बताएंगे अभी अपनी तकलीफ। मोदी जी वहां बोलेंगे तो मोदी जी की अभेद्यता, जो इनविंसिबिलिटी थी कि अजेय है मोदी जी, अपराजित, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये वाला तो पहले ही टूट जाएगा। जैसे ही वो खड़े होंगे बोलने के लिए, तो ये टूट चुका होगा। क्योंकि मोदी जी पिछले 85 दिनों में नहीं बोले हैं मणिपुर पे। मणिपुर पे नहीं बोल के आज आपको मजबूर होना पड़ा बोलने के लिए संसद में, बस ये काफी है। तो जो उनकी अपराजित होने वाली, अजेय होने वाला भाव था, वो पहला टूटेगा। लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए आप। और ये सच बात है कि परसेप्शन की लड़ाई में विपक्ष को ये एडवांटेज एक बड़ा मिला है कि मोदी जी अब अभेद्य नहीं रहे, मोदी जी का किला अभेद्य नहीं रहा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज से तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या होगा? मोदी जी क्या बोलेंगे? क्या मोदी जी कहेंगे कि मणिपुर में 4 मई को जो घटना हुई थी, 2 महिलाओं को विवस्त्र करके, उनके कपड़े पूरे उतार के, उन्हें नंगे सड़कों पे सैकड़ों लोगों ने परेड कराया, जो एक खास कम्युनिटी के थे, जिस कम्युनिटी के लोग शासन में हैं, क्या ये बात कबूल करेंगे? और कब उनको पता चला? क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह चुका है कि हमें ये वीडियो अभी पता चला जब सोशल मीडिया पे आया। चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पता था, तो कबूल नहीं करेंगे। अब कबूल नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक ही चीज है, या तो आप कहें कि मणिपुर में गलती हुई, और गलती हुई तो किसकी हुई? डबल इंजन सरकार है। और गलती हुई तो इतने दिन आप क्या करते रहे? अब ईरान तुरान सब जगह हो आए, लेकिन आप मणिपुर नहीं गए, आज आपको बोलना पड़ रहा है। तो आप बोलेंगे क्या? तो पहला उसमें यह होगा कि इसको ओन अप करना पड़ेगा, लेकिन ये कह के कि हमें भी उसी समय पता चला। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता था लेकिन हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आपका कह चुका है कि उसको उसी दिन पता लगा जिस दिन ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो बहुत सीधी सी बात है कि इसको ओन अप आप नहीं करेंगे। अब इसके सवाल क्या आएंगे? आपको नहीं मालूम था? आपको ये तो मालूम था कि थाने लूटे जा रहे हैं, थाने में हथियार लूटे जा रहे हैं। और 4 मई को जिस दिन नंगा करने वाली घटना हुई थी, बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, उसके एक दिन पहले 3 तारीख को दर्जनों लोग मारे गए थे। जो यात्रा निकली थी, जो ट्राइबल इंटीग्रेशन मार्च निकला था, वो कुकियों ने निकाला था, और उसके बाद मैती ने हमला किया था। ये तो आपको मालूम होगा। 3 मई की घटना मालूम होगी। 4 मई को चलिए ये नहीं मालूम, लेकिन 4 मई को एक एफआईआर चूड़ा चंद्रपुर के थाने में, भले ही ये वाला दर्ज ना हुआ हो, लेकिन एक घटना और दर्ज हुई है कि थाने में हम लोगों ने तो फायरिंग की, लेकिन वो सब लूट के सारा हथियार ले गए। ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को नंगा कांड भी हुआ, लेकिन वो आपके यहाँ एफआईआर में नहीं है।
वो वहां के चूड़ाचंदपुर थाने के एफआईआर में नहीं है। चूड़ाचंदपुर सेकंड सबसे बड़ा शहर है मणिपुर का। इम्फाल के बाद अगर कोई सब शहर सबसे बड़ा है तो चूड़ाचंद, और उसके मेन थाने में जहां की एक घटना है, वहां पे नंगा कांड तो नहीं दर्ज हुआ, लेकिन ये दर्ज हुआ कि थाने से हथियार लूटे गए हैं। 3 तारीख की घटना, फिर भी सिक्योरिटी मजबूत नहीं और थाने में आके हथियार लूट ले गए। कौन से हथियार लूटे थे? इंसास राइफल, 303 राइफल, लेकिन राइफल छोड़ दीजिए, AK-47 असॉल्ट राइफल और वो सब भी छोड़ दीजिए, इंसास LMG ये वो लूट के ले गए। ये भी नहीं पता था। हम मान लेते हैं तो उसकी घटना नहीं पता थी, लेकिन ये जो FIR है, थाने लूटे जा रहे हैं और उसके बाद लगातार कई थाने लूटे गए, कई जगहों से हथियार गए, क्या ये भी नहीं मालूम था? तो आप क्या करेंगे? अंत में आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि हाँ, देरी से हुई, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि थाने लूटे गए। और जानते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में सिपाही का इसीलिए हमराही दिया जाता है। सिपाही अकेला नहीं बंदूक लेके चलता, 2 सिपाही होते हैं साथ में, उसको हमराही कहते हैं। और 2 सिपाही जब भी गन लेके चलेगा, हथियार लेके चलेगा पुलिस वाला, तो 2 आदमी साथ में होंगे, एक उसका हमराही होगा यहाँ पे। और अगर उसका हथियार लूटा गया तो वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी घटना, गंभीर घटना मानी जाती है। SP पागल हो जाता है कि हमारे सिपाही से हथियार लूटे गए। उसका उस क्राइम का कहीं भी शमन नहीं हो सकता। उस SP को भयंकर डांट पड़ती है। तो अगर हथियार लूटे गए, थाने में आके हमला करके हथियार लूटे गए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता। और ये लगातार कई थानों में होते रहे। तो पहला ये कि आपको क्या ये भी नहीं मालूम था? और जैसे ही आप नहीं मालूम करें था ये कहते हैं, तो 3 सवाल और उठेंगे। वो सवाल जानते हैं क्या है? कोहिमा में आपका SIB का JD बैठता है। दरअसल IB अगर आप देखें तो ये सेंसिटिव इलाके हैं, ये काफी सेंसिटिव, मणिपुर वगैरह बेहद सेंसिटिव इलाके हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में पहले नहीं था ये, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वहां पे जो IB होता है, उसकी जो राज्य की इकाइयां होती हैं, उसको SIB कहते हैं, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो वहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक का आदमी कोहिमा में बगल में बैठा है। और यहाँ पे DD होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, DCIOs होते हैं, ACIOs हर जिले में एसी, और यहाँ पे तो DCIO बैठता है। तो यहाँ पे आपकी IB क्या कर रही थी इतने दिन? हम मान सकते हैं उसने वो वीडियो नहीं क्लिक किया, हो सकता है, लेकिन अगले दिन वो इन्फॉर्म तो किया होगा आपको, होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म तो किया होगा कि घटना इतनी बड़ी हुई है, भीड़ ने ले जाके दंगा किया है। ये बात अगले दिन तो इन्फॉर्म किया होगा। DCIO रैंक का एक आदमी बैठता है, ACIO दो बैठते हैं उस इलाके में, और उस खास करके उस एरिया में। तो क्या उन्होंने भी नहीं दिया? DCIO ने भी नहीं दिया? DD ने क्या ये छिपाया? ज्वाइंट डायरेक्टर के पास गया था कि नहीं? ज्वाइंट डायरेक्टर ने ऊपर भेजा कि नहीं? ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं छिपाएंगे। ये रिपोर्ट हमेशा सेंटर जाती है, होम मिनिस्ट्री में ये रिपोर्ट रखी होगी, वो दीजिए। इसको आप नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट नहीं आई होगी, क्योंकि जब ये घटना हुई है तो ये घटना पब्लिक में हुई है। कोई ये नॉर्मल क्राइम नहीं था, ये एक डिफरेंट किस्म का क्राइम था। उसमें IB के लोग इतने होशियार होते हैं, मैं उस संस्था को काफी अच्छी तरह जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि IB ने ये रिपोर्ट भेजी होगी। चलिए वो भी छोड़िए, वहां पे रॉ भी ऑपरेशन करता है, रॉ से भी रिपोर्ट आई, वो और सुबह रॉ की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को जाती है। वो भी छोड़िए, हम वो भी मान लेते हैं कि नहीं है। वहां पे SSB है, वहां पे आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, कम से कम 5-6 एजेंसीज है स्टेट इंटेलिजेंस को छोड़ के, एक ने भी ये घटना नहीं बताई आपको। लिहाजा घटना नहीं बताई ये संभव नहीं है। फिर शाह साहब
29 मई को वहां पे लैंड करते हैं, 4 दिन रहते हैं, 2 जून को वहां से निकलते हैं, सभी लोगों से बात करते हैं। किसी ने भी उनको ये नहीं बताई बात कि यहाँ पे नंगा कैसे करके औरतों को ले जाया गया है, किसी ने नहीं बताई। बहुत लोगों से मिले, क्योंकि बल्कि एक अधिकारी ने तो अपने बयान में कहा, जो आर्मी का अधिकारी था, कुकी समुदाय का है, वो रिटायर हो चुका है, उसने कहा हम अमित शाह साहब से मिले, उन्होंने 3 वादे किए। पहला, हर कोशिश की जाएगी शांति बनाने के लिए। दूसरा, दोनों पक्षों से लगातार बातचीत होती रहेगी, उनको उनके डिमांड्स को वो करने के लिए। तीसरा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी, ये तीसरा था। तीनों में से कोई भी डिमांड नहीं मानी गई, आज तक अमल में नहीं आया, जबकि उस अधिकारी से वादा किया था, जो आर्मी में अधिकारी था, रिटायर हुआ है, और वो उससे गृह मंत्री मिले थे, ये उसका बयान है। कहा कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद। क्या 4 दिन रहने के बाद भी अगर देश के गृह मंत्री को इतनी बड़ी घटना बगल के जिले में हो रही है नहीं मालूम है, तो क्या इसको आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कह के बच पाएंगे कि हमें नहीं मालूम था? और अगर गृह मंत्री को मालूम था, उन्होंने नहीं बताया। और याद करिए कि इस घटना के 15 दिन के अंदर गृह मंत्री 25 दिन के अंदर पहुंचे हैं, और इस घटना की रिपोर्ट 18 मई को लिखवाई गई थी थाने में, उसके 10 दिन बाद पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री को भी ये नहीं मालूम है, आईबी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। क्या ये संभव है? और फिर ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में ये केस है, जेरे बहस है, कोर्ट भी ये डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। तो लिहाजा आप ये कह के नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। चीफ मिनिस्टर तो आपका कह रहा है कि नहीं पता था, लेकिन उसी प्रवाह में आप बहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इससे निकल पाए। तो दूसरा ये है कि मालूम था तो आपने एक्ट क्यों नहीं किया? क्या पॉलिटिकल कारण थे? वजह क्या थी? ये बात सच है कि सिर्फ पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में एक अगर वैष्णव हिंदू कम्युनिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो बहुमत में है, तो वो राज्य है मणिपुर। और वहां पे मैतेई जो ये कम्युनिटी है, ये बहुमत में है, शासन कर रही है, एक ही राज्य है। तो जाहिर है पॉलिटिकली आप उसे बचाना चाहेंगे। बरअक्स जो क्रिश्चियन है 40%, जिसपे कुकी भी आते हैं, नगा भी आते हैं, बहुत सारे समुदाय आते हैं, उनके बरअक्स आप इनको। लेकिन अब इसके आगे क्या? ये तो, और मैतेई भी उतने ही नाराज है, मैतेई भी। अब मोदी जी, दूसरी बात, वहां की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, चीख चीख के वो दोनों औरतें कह रही हैं। अभी जब पार्लियामेंट की टीम गई, अपोजिशन की एक 21 सदस्यीय टीम गई, तो उन्होंने उन दोनों महिलाओं से बात किया। जो युवा महिला थी, जो बलात्कार की शिकार हुई थी, जो जिसको नंगा घुमाया गया था, उसने कहा कि हमें आके पुलिस ले गई और कुछ दूर ले जाके मेन हाईवे पे छोड़ दिया, मतलब सड़क पे छोड़ दिया, रोड पे, उन लोगों की भीड़ के सामने। ये वो आज कह रही है। 21 जो गए हैं सांसद, जो डेलीगेशन गया, ये उनसे आज भी कह रही है। थाने में भी उसने एफआईआर में ये बात कही है। तो पुलिस की मौजूदगी वहां पे थी, एक पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं हुई इसके लिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि पुलिस का इसमें कॉम्प्लिसिटी, इन्वॉल्वमेंट बहुत साफ है। ये वो बार बार कह रही है, आज भी वो इसी स्टैंड पर रुकी हुई है। तो अब आपके पास क्या चारा होगा कि उन्हें नंगा करके ले गया, और जब भाइयों ने विरोध किया, पिता ने विरोध किया, तो उनको मार दिया गया। आज उनकी एक ही मांग है, ये जो डेलीगेशन गया था इनसे, मांग क्या है? किसी तरह मेरे भाई और उनकी लाशें तो हमें मिल जाए। लाशें मुझे नहीं लगता है कि अब होंगी, लेकिन वो बेचारे यही चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, सार्वजनिक रूप से दंगा किया गया, छोड़ दीजिए, मेरे भाई पिता की लाशें तो दे दीजिए। ये मांग भी सरकार शायद नहीं मानेगी। संसद में आप क्या बोलेंगे?
संसद में कबूल करेंगे कि मुझे मालूम था तो फंसेंगे, नहीं कबूल करेंगे तो हास्यास्पद होके फंसेंगे। कौन सा रास्ता है आपके पास? एक रास्ता बचा हुआ है, जरूर है, क्योंकि राजनीति की रास्ता तो निकाल लेता है ना। और मोदी जी ऐसा राजनीतिक खिलाड़ी जो जीवन का एक बड़ा संघर्ष झेल चुका हो गुजरात में, तो रास्ता तो निकल ही आएगा। रास्ता क्या होगा? ये बात सच है कि वहां पे चाइनीज और म्यांमार से लोग आके ऑपरेशंस करते हैं, म्यांमार से आते हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार ने अभी शुरू कर दिया, एक रजिस्टर शुरू कर दिया, एक आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया है उनको। और 1000 उन्होंने पहचान भी लिया है कि ये म्यांमार से आए हुए हैं, ये भगोड़े हैं और ये यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये उन्होंने संख्या भी दे दी है। अब उनकी तलाश देखिए, कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ। फौरन ऑर्डर हो गया, पार्लियामेंट में बयान देने का ऑर्डर नहीं हुआ, एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, गृह मंत्री तक ने नहीं कहा। लेकिन एक नया ऑर्डर गया है कि उनकी पहचान करो, वो सब बाहर से कौन आए हैं। ये वो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड क्या होगा उसके पीछे? कुछ लोग बताए जाएंगे ये कुकी है, ये बाहर से आए हैं, ये फलाने हैं, ये बाहर से आए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं से चीन का या म्यांमार का इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया जाएगा कि साहब चीन ने ये पूरा, देखिए कैसे अचानक वो वीडियो आया, कैसे इतने दिन बाद। अरे भाई किसी दिन ना किसी दिन तो आना ही था। वीडियो है कि नहीं ये बताइए, वो घटना सच है कि नहीं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते ना। वो जिंदा है, दोनों जिंदा है, चीख चीख के कह रहे हैं, तो आप घटना डिनाई नहीं कर सकते। घटना है तो वीडियो है, वीडियो की विरासती भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब अगला जो आप बचत लेंगे अपने फेवर में, वो होगा कि साहब ये चीन और जो म्यांमार है, इसके लोग इन्फिल्ट्रेट कराए गए थे ये उपद्रव कराने के लिए। और साहब मैंने पकड़ लिया है, देखिए 15 आदमी पकड़े हैं, ये सब उधर ही से आए हैं। और इन्हीं लोगों ने जाके भीड़ में घुस के उन्हें नंगा किया, क्या किया क्या किया। जबकि वो महिला जो नंगी की गई है, वो चीख चीख के कह रही, उसमें एक को हम पहचानते हैं, वो हमारे भाई का परिचित है, हमारे भाई को जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये धीरे से आप शिफ्ट करेंगे और ये कहेंगे साहब ये चीन का, और ये देखिए किस तरह विपक्ष के लोग फंस जा रहे हैं ट्रैप में, चीन के ट्रैप में फंसे हैं। और कोशिश करेंगे आप कि ये विपक्षियों को राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वाला बता दें। ये दूसरा होगा, आप विपक्षियों को सीधे आरोप लगा देंगे राष्ट्रहित के खिलाफ है, साहब ये तो चाइना के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन आप उसका क्या करेंगे, उस एविडेंस का जिसमें कि लोकल लोग दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, एग्रेसिव है, इस घटना का क्या करेंगे कि आपके थाने से, कई थानों से हथियार लूट लिए गए, ये भी चीन करा रहा है। ये जो गोली कुकी मैतेई में चल रही, ये भी चीन करा रहा है। तो अगर चीन इतना कुछ करा सकता है तो आप कर क्या रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे लेके आप वहां पे सारे आईबी, रॉ, हर इंटेलिजेंस एजेंसी इस समय काम कर रही है, लेकिन वो नहीं रोक पा रही, चीन आके सब कुछ करा दे रहा है। तो अगला जो आपका पड़ाव होगा, जो आप तर्क देंगे, उसके पीछे होगा, अंत में आप आके कहेंगे और साहब मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा था इतने दिनों से कि क्रॉस बॉर्डर का फैक्टर है, ये चीन इन्वॉल्व है और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि चीन से अभी अभी हमारी बातचीत हो रही है और अभी डोभाल साहब कर रहे हैं। वैसे डोभाल साहब को बता दें, डोभाल साहब यहाँ पे जब आईबी में थे तो यहाँ पे थे और कई बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। आज वो एनएसए हैं। और आपको याद होगा एक बार इतना हंगामा हुआ कि उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा था इसी नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन उनके कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस यहाँ रहे हैं और इसके लिए उनको क्रेडिट जाता है। तो डोभाल साहब के एनएसए रहते हुए ये चीजें आपको ना मालूम चले और चीन इतना कुछ कर जाए कि यहाँ उपद्रव करा दे, दंगा करा दे, किसी को दंगा करा दे, तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी दूर की है। तो मुझे लगता है कि चीन इसमें लाना या म्यांमार लाना, म्यांमार एक छोटी सी कंट्री है, आपके रहमो करम पे पल रही थी बहुत दिनों तक। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये कह के लॉजिकली अपने को स्टेट दे सकते हैं
कि साहब ये म्यांमार ने किया है या चीन ने किया है, किसी ने भी किया है, कल्पेबिलिटी आपकी है। आप कहने से वहां के चप्पा चप्पा को जानते हैं, वहां वो रहे हैं, आईबी के बहुत बड़े ऑपरेशंस में रहे हैं। बल्कि सच पूछिए तो सिक्किम वगैरह के एग्जिस्टेंस के पीछे बहुत कुछ है जो कि डोभाल साहब को क्रेडिट जाता है। तो इसलिए ये कहना कि साहब ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योराइल अटेम्प्ट होगा, बचकाना अटेम्प्ट होगा। मोदी जी, ये कह के आप अपनी जो गरिमा है, लाल मुझक्कड़ वाले जो पॉलिटिशियन की बात करते हैं, कहते हैं आप पार्लियामेंट के फ्लोर से अभी ये विपक्ष मुझे पहचान नहीं पाया है। आप कहते हैं मोदी का वादा है, मोदी की गारंटी है, ये सब नीचे आ जाएगा। आप जो भी बचत लें इसमें, वो बचत चलेगा नहीं कि चीन का काम है, विपक्षी वो कर रहा है। और अगर आप लॉजिक इसी तरह कुतर्क करें, दो चीजें हो सकती है, आप तर्क करें ही ना, आप सीधे कुतर्क में चले जाए, तो आप कुतर्क में तो चले जाएंगे, लेकिन अब ये देश में हास्यास्पद हो जाएगा। आपने बोला नहीं 80 दिन 85 दिन, आप कभी गए नहीं वहां पे, जबकि आप छोटे छोटे कामों में जाते हैं, जब आप चुनाव प्रचार में भी जाते हैं, छोटे छोटे चुनाव। अभी आप शहडोल आज आपने मन की बात में कहा, आप देखिए 30 मिनट मन की बात, अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक हर टॉपिक पे बात किया मोदी जी ने, मणिपुर छोड़, और बताया, बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। मुझे तो लगा कि ये कोई सोशल रिफॉर्मर बोल रहा है, लेकिन जब मणिपुर देखते हैं तो मसल है कि मोर जब अपने को देखता है, अपना शरीर बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वो पैर देखता है कि बहुत पतले पतले पैर हैं, अच्छे नहीं है, तो वो सर नीचे कर लेता है। मणिपुर एक मोर का पैर हो गया है। और आप गौर से देखिए, आज आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है। लगता है कि कोई समाज सुधारक बोल रहा है, राजनीतिक नहीं बोल रहा है। सांस्कृतिक जन जागरण, वहां पे भी तो वो तो भारत का ही अंग है ना, वहां पे वो कौन सी संस्कृति चल रही थी। आपने दूसरा कहा है विरासत को अंगीकार करे, कौन वाला करे, ये मणिपुर वाला विरासत या कोई और विरासत है। आपने तीसरा कहा वृक्षारोपण जल संरक्षण, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसको तो माना जा सकता है, आप यूपी गए, मध्य प्रदेश गए, उत्तराखंड गए, गुजरात गए, बहुत सब तरफ घूमे, बस मणिपुर नहीं गए। फिर आपने कहा मेरा देश मेरी माटी, एक नया वो अभियान चलेगा, और जिसमें 7500 कलश आएंगे, बहुत कुछ होगा। एक आध कलश मणिपुर से जरूर मंगवाइएगा, क्योंकि मणिपुर का कलश बहुत अच्छा होगा। इस समय वहां पे शांति की जरूरत है। या कुछ ना करिए, ये 7500 कलश मणिपुर भिजवाइए, वहां के लोग में जो अशांति फैली हुई है उसको राज्य की कोई भूमिका होगी ना, या राज्य खड़ा रहेगा अपने हथियार लुटवाते रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये अमृत काल है। तो ये अमृत कलश यात्रा जो आप शुरू कर रहे हैं पंच प्राणों के तहत, उसमें आप एक काम जरूर करें, मेरी माटी मेरा देश है, तो थोड़ी माटी उधर से भी आए, मणिपुर से। मणिपुर को अगर अछूता छोड़ देंगे, मुझे याद है कि आपने एक बार जब पुल का उद्घाटन कर रहे थे, मणिपुर वो अरुणाचल और असम का, तो आपने कहा था कि ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर को बदल देगा। वो बड़ा अच्छा लगा जब अकेले आप चले जा रहे थे, एक पुल के बीच से, लग रहा था कोई एक युग पुरुष है जो अकेला जा रहा है। बड़ा अच्छा विजुअली, बड़ा अच्छा, और विजुअल इम्पैक्ट आप बहुत अच्छा दिलवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही काल है जिसमें कि आप अब की बार जब बोले तो मणिपुर तो आएगा ही, ये परंपरा रही है। वैसे आप परंपरा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें कि आप बच नहीं सकते। अगर आप छोड़ के भी निकलना चाहें, ये आपको याद होगा जो आपने कहा था, बोगीबील पुल का उद्घाटन किया था, तब आपने कहा था कि ये डिफेंस के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। चीन के बरक्स, तो चीन के बरक्स तो इतना बढ़िया आपने पुल बनवाया, जो दुनिया का सबसे लंबा पुल आपने बताया, और उस पर चले भी। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि वो अगर पुल बना था तो हमारी सेना वहां पहुंची क्यों नहीं, जब औरतें नंगी हो रही थी मणिपुर में, तो सेना कर क्या रही थी। बल्कि सेना से तो इन औरतों ने कई बार अपने कैदी छुड़ा लिए,
जिनको आप बंद किए थे वो सेना से छुड़ा लिए और सेना उनसे रहम मांग रही। उस समय जो हमारी फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री हो या स्टेट पुलिस हो, ये उनसे रहम मांग रही थी कि भाई हमें जाने दो, रास्ता दे दो। तो इसका आपने देखा होगा कि इसका असर क्या पड़ा है। तो आपने कई विदेशी मित्रों का भी आज जिक्र किया है अपने मन की बात में। मन की बात तो ठीक है, पर काम की बात कब होगी? मणिपुर क्या जलता रहेगा? तो अगला पड़ाव आपका ये होना चाहिए कि मणिपुर में आप संसद में क्या बोलेंगे और कहीं बराए मेहरबानी ये पॉलिटिक्स में अपोजिशन पे हमला करना, ये मणिपुर वाले केस में नहीं चलेगा। क्या कहेंगे आप? ये चीन के हाथों में खेल रहे हैं। वो औरतें भी खेल रही थी चीन के हाथों में, कपड़े उतार लिए उन्होंने। तो इसलिए जो फैक्ट है उस पे एक सभ्य समाज है। अब लॉजिकली भारत भी चीजें समझ रहा है। शुरू-शुरू में तो आपने उनको अमृत कलश वगैरह दिखाया तो वो भ्रमित थे, लेकिन अब वो चीजें समझ रहे हैं, तर्क समझ रहे हैं। लिहाजा आप ये कहें कि साहब वो जब सीमा पार के चीन ने सब कुछ किया है, मुझे लगता है ये हास्यास्पद होगा। तो आपके लिए जबरदस्त परीक्षा है और ये चैलेंज है आपके करियर का, पॉलिटिकल करियर का, जो कि करीब 50 साल पुराना है जितना मैं आपको जानता हूँ। 50 साल के इस पॉलिटिकल करियर में दूसरी बड़ी चुनौती आई है, जो आपके लार्जर देन लाइफ इमेज को प्रभावित करने जा रही है। इमेज आपने तो बना लिया है लार्जर देन लाइफ, क्योंकि हिंदुत्व का फोर्स, और आज भी आपने कहा कि साहब किस तरह से युवा हमारे कांवड़ यात्रा पे निकल रहे हैं। आपने वो सारे पॉइंट्स गिनाए कांवड़ यात्रा के, लेकिन ये भूल गए कि ये अभी जवाब देना है आपको, और जवाब आपका तार्किक होना चाहिए। और जनता में अगर ये जवाब हास्यास्पद गया, तो जो लार्जर देन लाइफ कद है आपका, उस पे असर पड़ेगा। लोग हंसने लगेंगे, और हंसेंगे तो वो नहीं, भक्त भी हंसेंगे, क्योंकि भक्त इतना तो जानता ही है कि घटना हुई है। भले वो ये कहते कि साहब चीन ने कराई है, लेकिन चीन करा सकता है यहाँ पे, यहाँ की औरतों के कपड़े उतरवा सकता है, तो फिर हम अपने चौकीदार को क्या कहेंगे? अगर ये सब समझ लेंगे आप, तो एक बेहद सदाशयता से, बिना किसी पॉलिटिक्स के, ये कबूल करें कि घटना हुई है। घटना में वो रफ्तार नहीं थी जिसपे कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें, लेकिन अब करेंगे। देश इतना भी वादा अगर आपका सुन लेगा, तो उसे तसल्ली हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, मोदी जी कैसे इसमें से निकल पाते हैं। इस मुद्दे पे इतना ही, किसी और विषय पे आपसे फिर मुखातिब